झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने शानदार वापसी की है। शनिवार को घोषित विधानसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया ब्लॉक ने 81 सीटों में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की, जो बहुमत के आंकड़े 43 सीटों से 15 अधिक है। इस जीत ने राज्य में झामुमो के साथ गठबंधन के दबदबे को और मजबूत किया। झामुमो नेत्री डॉ नीलम मिश्रा ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा का बांग्लादेशी घुसपैठ और हेमंत सोरेन को जेल भेजने का मुद्दा पूरी तरह फुस हो गया। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की नकारात्मक राजनीति को नकारते हुए झामुमो की योजनाओं और नीतियों पर भरोसा जताया। डॉ नीलम ने मैया सम्मान योजना को इस जीत का सबसे बड़ा कारक बताया, जिसने महिलाओं और गरीबों के बीच व्यापक समर्थन जुटाया। इसके अलावा कल्पना सोरेन द्वारा राज्य भर में चलाई गई मैया सम्मान यात्रा ने झारखंड की महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच झामुमो की पकड़ को और मजबूत किया। नीलम मिश्रा ने कहा, यह जीत झारखंड के बदलाव और जनता के भरोसे की जीत है। भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन झारखंड की जनता ने सच्चाई को चुना। झामुमो समर्थकों ने इस जीत को सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय विकास की विजय करार दिया। हेमंत सोरेन ने जनता को धन्यवाद देते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार झारखंड के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। ये झारखंड की जनता की जीत है, उनका विश्वास का जीत है, उनका संकल्प का जीत है और माननीय हेमंत सोरेन जी का कुशल नेतृत्व का जीत है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व को संभाला, 2019 में जब हम लोग सरकार बनाए, सरकार बनते ही किस प्रकार से केंद्र की सरकार जो भाजपा की सरकार है, हर तरह का षड्यंत्र प्रपंच रचा हमेशा, और उनका कोशिश रहा कि किस प्रकार से सरकार को गिराया जाए। 5 बार उनका प्रयास रहा, कभी विधायकों को गिरना, कभी हेमंत सोरेन जी को जेल में डालना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो कई तरह का अड़चन। तो उन प्रपंच को जवाब देना उतना आसान नहीं था, लेकिन ये काम हमारे निर्भीक और निडर जो नेता हैं हेमंत सोरेन जी, उन्हीं का मतलब कह सकते हैं कि उन्हीं के जैसा व्यक्तित्व इतनी बड़ी शक्ति के साथ लड़ सकता था। वो लड़े और कामयाब भी हुए, और ये झारखंड की जनता का जो जनादेश मिला, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। मैडम, 40 स्टार प्रचारक स्वयं पीएम मोदी का भी जलवा काम नहीं आ पाया झारखंड में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यही सवाल हमेशा पूछते हैं लोग कि हेमंत सोरेन जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम लोग का सवाल यही रहता है कि अगर ये कुछ नहीं किए तो आखिर आपको इतनी शक्ति क्यों लगानी पड़ रही है झारखंड में? एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए 7-7 मुख्यमंत्री, असम की मुख्यमंत्री मतलब बैठे हुए थे 3 महीने 4 महीने से। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो असम के मुख्यमंत्री नहीं है, वो झारखंड का मतलब एजेंट है भाजपा के लिए। तो इस तरह का एक दृश्य देखने को मिला पहली बार झारखंड में। उसके ऊपर से आप केंद्र की जो जितनी ताकत थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्र का सारा कैबिनेट एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए अगर लगाना पड़ रहा है, उसके ऊपर से आप जानते ही चुनाव आयोग का क्या स्थिति बना हुआ है। आप जानते हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो सरकारी तंत्र है, जो केंद्र का, जो उसको किस प्रकार से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा प्रपंच और षड्यंत्र करने का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा ना, क्योंकि हेमंत सोरेन जी बहुत निष्ठापूर्वक तरीके से झारखंड के लिए काम कर रहे थे, और इनका जो कद बढ़ रहा था, उस कद से उन्हें डर लगा, जिसके कारण उनको इतना शक्ति का, इतना ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था। मैडम, सबसे अहम मुद्दा रहा घुसपैठ और एक उनका गोगो दीदी योजना। मैया सम्मान योजना के आगे ये गोगो दीदी योजना फेल हो गई। घुसपैठ की मुद्दा जो बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, घुसपैठ का मुद्दा तो मतलब एक मनगढ़ंत कहानी था, क्योंकि झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं था। आपको अगर इतिहास पता होगा, झारखंड 2000 में अलग राज्य बना, और 2000 से लेकर के 2019 तक लगातार भाजपा यहाँ पे शासन सत्ता कायम रखा अपना। मतलब आप कह सकते हैं कि 15 से 18 साल तक भाजपा यहाँ शासन किया। उसके बावजूद भी अगर घुसपैठ है
तो इसका जवाबदेही कौन है? केंद्र सरकार है कि नहीं? और हम लोग सब जानते हैं कि झारखंड का जो बॉर्डर है, हमारा जो झारखंड का जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं करता है। और उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी जो होता है वो बीएसएफ के अधीन होता है और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो अगर घुसपैठिया घुस रहा है तो ये तो केंद्र सरकार को जवाब देना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपका बीएसएफ क्या कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है। तो आप अपना दायित्व का निर्वहन अगर नहीं कर पाते हैं तो आप राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे चुनाव जीतने के लिए। और दूसरी बात यह है कि यही अमित शाह, आपको याद होगा मध्य प्रदेश का जब चुनाव था तो वहां पे वो एकदम चिल्ला चिल्ला के माइक पे बताने का काम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2014 में आए हैं उसके बाद से घुसपैठिया मतलब का खात्मा हो गया, घुसपैठिया का आना बंद हो गया। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि घुसपैठिया को आना बंद कर दिए मोदी जी, और आज झारखंड में आके बोल रहे हैं कि घुसपैठिया आ रहा है। तो ये जो विरोधाभास जो बयान है ये खुद सवाल क्रिएट करता है। मैडम, मैया सम्मान योजना को लेकर भी बीजेपी कई बातों को रखा, जिसमें फंड का डाइवर्जन, डिफरेंट पेंशन योजनाओं को बंद करके और उस फंड का डाइवर्जन आप लोग मैया सम्मान योजना में कर रहे हैं, फिर भी आपका मास्टर स्ट्रोक वही रहा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा तो आरंभ से ही सिर्फ आरोप लगाना उसका एक ही मकसद रहा, क्योंकि झारखंड का जन मुद्दा से उनको दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, जिसके कारण ये जनादेश हम लोग को मिला है। मैया सम्मान योजना के लिए वो बता रहे हैं कि केंद्र से जो फंड मिला है उसको हम लोग डाइवर्ट करके उसी पैसे को बांट रहे हैं। आप उनको समझ में आना चाहिए कि अभी भी झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ हम लोग पाते हैं केंद्र सरकार से। लेकिन आप मतलब अभी तक इतना बड़ा चुनाव का कैंपेनिंग हो गया, चुनाव खत्म हो गया, एक बार उनके जुबान से नहीं निकला कि हम अगर सरकार में आते हैं तो 1,36,000 करोड़ बकाया राशि झारखंड को देंगे। ये बात उनकी जुबान से नहीं निकला। तो हम खुद पाते हैं आपसे पैसा, और आप जो भी पैसा भेजे हैं हमारे झारखंड के लिए, आप कोई मेहरबानी नहीं कर दिए हैं, आप कोई खैरात नहीं दिए, आप कोई भीख नहीं दिए हैं। ये हमारा हक का पैसा होता है, हमारा जीएसटी का पैसा होता है, आप उसको देने का काम किए हैं, सो भी इंस्टॉलमेंट में दिए हैं, जिसके कारण ही हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो मकसद था, जो एम था झारखंड का विकास करने का, आपने उस विकास रथ को रोकने का काम किया है, फंड को रोक के। उसके बावजूद भी इस चैलेंज को हेमंत सोरेन जी ने लिया और वो करके दिखाया। तो अगर इनके मित्र पैसा लेके भाग जाएं तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। 16 लाख करोड़ उनके मित्र लेके भाग जाते हैं, देश का पैसा, वो देश का पैसा नहीं है, वो कहाँ गया पैसा, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन अगर 1,000 रुपया अगर महिलाओं को दिया जा रहा है तो उनको बहुत दर्द हो रहा है। और एक तरफ कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण पे हम लोग काम करना चाहते हैं, महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं। तो क्यों आप वैसे ही महिला के लिए सोचिएगा जो आपके राज्य की है। आप तो देश के प्रधानमंत्री है ना, आप किसी राज्य के प्रधानमंत्री तो नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपको तो कोई भी स्कीम लाना है तो पूरे देश के लोगों के लिए लाना, पूरे देश की मैया के लिए लाना, पूरे देश की भैया के लिए लाना है, ना कि उस राज्य के लिए लाना है जहाँ आपकी सरकार है, और जहाँ आप नहीं है वहाँ पे आपको प्रताड़ित करना है। तो ये तो पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग देख रहे हैं। मैडम, झारखंड में सबसे अहम मुद्दा रहा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन। अब नई सरकार की गठन होगी, सरकार इस पर किस तरीके से वर्क करेगी जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो नई सरकार इस पर कैसे वर्क करेगी, उसके विषय में देखिए, पहला तो आप भ्रष्टाचार और पलायन और एक क्या बताए, क्या बेरोजगारी। मैं पलायन पे पहले बात बताती हूँ आपको मालूम होगा कि हमारा झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ पे बीजेपी का शासन लगातार कायम रहा, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हम लोग खुद देखे कोविड के टाइम में जब हमारी सरकार बनी 2019 में, और सरकार बनते ही मात्र 2 महीने के बाद ही कोविड आ गया। और उस कोविड को मतलब एज अ चैलेंज जिस तरह से मुख्यमंत्री लिए थे, और जिस तरह से दूसरे राज्यों में फंसे जो हम लोग के जो मजदूर थे झारखंड के, उसको जो लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जो किए। पहला स्टेट था झारखंड जो ट्रेन चलाया, पहला स्टेट था झारखंड जो एरोप्लेन से मजदूरों को लाने का काम किया। ठीक है, बस चलाया, ट्रेन चलाया, एरोप्लेन चलाया, पहला इतिहास था झारखंड। तो आप उस वक्त देखे होंगे कि कितने तादाद में मजदूर आ रहे थे। तो किसका देन था वो पलायन?
किसके लिए पलायन हुआ? उतने मजदूर आखिर बाध्य क्यों हुए बाहर काम करने के लिए? आपकी तो पिछली सरकार रघुवर दास के समय में डबल इंजन की सरकार थी, तो आपने पलायन को क्यों नहीं रोका? आपने पलायन को रोकने के लिए क्या किया? आपके पास तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन जी पलायन को रोकने के लिए आप देखे होंगे करीबन 3 दर्जन से भी ज़्यादा योजना वो लाए हुए हैं। हर एक योजना, हर एक स्तर, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को जोड़ने का काम उन्होंने किया। उनका प्रयास यही है कि पलायन को रोका जाए, यहाँ के युवाओं को रोजगार दें, यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ें, उनको फंड मुहैया करवाएं ताकि वो अपना बिजनेस भी कर सके। तो कई तरह का स्कीम है, तो उन स्कीमों के साथ युवा जुड़ रहे हैं, फायदा लाभ ले रहे हैं। और एक है मानव तस्करी। आप वो सवाल नहीं किए हमसे। झारखंड का एक बहुत बड़ा इशू है मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो वो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए था? आज देखिए पहली बार किशोरी समृद्धि योजना आया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को कक्षा 8 से लेकर के 10 तक पढ़ाई का पूरा जिम्मेवारी मुख्यमंत्री अपने कंधे पे उठाए हैं। बच्चियों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। बच्चियों को इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पैटर्न का इस तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है। बच्चियां जब पढ़ के निकल रही हैं उनको 40,000 रुपया दिया जा रहा है। मतलब उनका प्रयास है कि शिक्षा से बच्चियों को जोड़े ताकि मानव तस्करी को भी रोक लगे और पलायन भी रुके। तो ये इनका प्रयास है। और दूसरा है आपका भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार जो है ना, उसको रोकना मतलब एक सरकार का तो जिम्मा है ही, लेकिन आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार पूरे देश में किस तरह से फैला हुआ है। और अभी तक हमको, जहाँ तक मेरे पास जो आंकड़ा है, 141 सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का छापा पड़ चुका है। उसमें से 121 भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप आरोप लगा देते हैं, आप आरोप को सिद्ध क्यों नहीं कर पाते? आज तक जितने भी जो भी पॉलिटिक्स से, राजनीति से जुड़े हुए राजनेता हैं, उन लोगों पे जितना भी आरोप लगा, आप एक भी बताइए जिनका आरोप सिद्ध हो पाया? आरोप लगा दो, ठीक है। हेमंत सोरेन जी पे भी आरोप लगा, 6 महीने तक वो प्रूव नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको बेल मिला। और जब बेल मिला तो कोर्ट का जो टिप्पणी था क्या था? आप लोग तो सब नोटिस किए होंगे ना। टिप्पणी क्या था कि ना प्रत्यक्ष रूप से ना ही प्रत्यक्ष रूप से ये किसी भी तरह का केस में संलिप्त है। और 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी ईडी जो है वो सबूत पेश नहीं कर पाया। तो ये क्या प्रूव करता है, क्या संदेश देता है, क्या इशारा करता है कि आप एक निर्दोष मुख्यमंत्री को डाले थे जेल के अंदर। तो उसी तरह से देखिए जितने भी राजनेता अभी तक, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वाड्रा हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, चाहे और भी नेता हो जिस पे इन लोग आरोप लगाए हैं। आप तो 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे, आप 10 साल हो गया, आप 10 साल में किसी को आप जेल के अंदर क्यों नहीं डाल पाए? तो ये सवाल उठता है कि नहीं? आप भ्रष्टाचार का आप हवा उड़ा देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को आप साबित नहीं कर पाते। मैडम, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? उसके लिए नई सरकार के पास क्या रोड मैप होगा? क्योंकि हमेशा बीजेपी एनडीए गठबंधन आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई भी इनके पास रोड मैप नहीं है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इस पर नई सरकार किस तरीके से कार्य करेगी जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले? देखिए, हम तो कहेंगे कि ये सौभाग्य है कि पहली बार हमारे राज्य को एक इतने बड़े सोच रखने वाले और दूरदर्शी मुख्यमंत्री मिला है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं जानती हूँ उनका सोच, झारखंड का विकास, झारखंड के युवाओं की स्थिरता, उनकी स्टेबिलिटी, महिलाओं की सशक्तिकरण, बहुत सारा प्लान है और वो कर रहे थे। आप देखिए हमारी सरकार बनी, 2 साल सरकार बनते ही कोविड में गए, 6 महीना इन लोगों ने जेल में रखा। 2 साल का मात्र सरकार हम लोग अच्छे से चला पाए। उसके ऊपर से ईडी सीबीआई का जो परेशानी था वो तो था ही। बावजूद इसके भी देखिए वो रोजगार से जुड़े 6 जेपीएससी एग्ज़ाम पहली बार हुआ झारखंड में, जो आज तक नहीं हो पाया। आप देखिए झारखंड अलग राज्य में 24 साल हो गए ना, पहली बार बैकलॉग 4 जेपीएससी हेमंत सोरेन जी करवाए, उसके ऊपर से 2 अलग से करवाए, मतलब 6 जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ। जेएसएससी और सीजीएल के माध्यम से भी कई एग्जामिनेशन हुआ,
उसके लिए भी युवाओं को जोड़ने का ही प्रयास किया गया, इस तरह का एग्जामिनेशन लेकर के। और लेकिन भाजपा का कभी ये प्रयास नहीं रहता है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। जब कभी भी वैकेंसीज आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सारा प्रक्रिया जब आरंभ होता है, तो एन केन प्रकारन किसी भी तरह से इसको रोकना है, हवा फैलाना है कि पेपर लीक हुआ, ये हुआ। अभी तक पेपर लीक भी प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, अड़चनें बहुत है, उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन जी का एक दूरदृष्टि है। वो चाहते हैं कि हम युवाओं को रोज़गार दें, और वो दे भी रहे हैं। मतलब रोज़गार से तो जोड़े ही हैं, लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर स्वीकार करेंगे कि जो लक्ष्य था हम लोगों का कि 5 लाख रोज़गार देना है, उससे थोड़ा हम लोग पीछे रहे हैं। उस आंकड़े तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। उसका कई कारण है कि 1932 का जो खतियान वाला जो मामला था, वो भी विधानसभा से पारित होकर के भेजा गया, लेकिन उसको राजभवन में रोक दिया जाता है, फिर से भेजा जाता है तो केंद्र में रोक दिया जाता है। तो ये सब कई परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार की ये मंशा है, दृढ़ संकल्प की है, संकल्पित हम लोग हैं कि रोजगार से युवाओं को जोड़ेंगे। और मैडम एक आखिरी क्वेश्चन है। मैया सम्मान योजना का अभी तक लाभ 45 लाख महिलाओं को मिला, 1000 करके अगर उसको कैलकुलेशन किया जाए तो करीबन 4 अरब 50 करोड़ रुपये के आसपास होते हैं, यानी एक साल में। और इसको अगर कैलकुलेशन आप 5 साल अगर दे रही हैं, जैसे 2500 बढ़ के मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, तो ये आर्थिक बोझ जो राज्य सरकार पे आ रही है, इसको राज्य सरकार कैसे, कहाँ से फंड लाएगी, इसके विषय में बताइए। देखिए, राज्य सरकार अगर कोई स्कीम लाती है ना, तो राज्य सरकार के पास उसका प्लान होता है। बिना प्लान का कोई स्कीम नहीं आता है, और ये बहुत बड़ा स्कीम है और बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको अगर हेमंत सोरेन जी लाए हैं और आगे भी निरंतर इसको करने का प्रयास है, तो उनका कुछ ना कुछ तो ब्लूप्रिंट होगा कि ये पैसा कहाँ से हमको आना है। तो ये तो उनके पास है ढांचा, माने स्ट्रक्चर ज़्यादा जो भी कुछ है ब्लूप्रिंट, वो तो उनके पास है। अगर नहीं रहेगा तो कोई सरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठाए, है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर देखिए, एक चुनाव में किस प्रकार से भाजपा पैसा खर्च करती है। सरकार गिराने में जब पैसा अरबों खर्च हो जाता है, तब सवाल नहीं उठता है कि ये पैसा आपका कहाँ से आ रहा है। आप सांसद खरीदते हैं, विधायक खरीदते हैं, सरकार गिराते हैं, तो उस वक्त सवाल नहीं उठता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। एक एक सरकार को गिराने में अरबों खर्च करता है भाजपा। लेकिन अगर मैया को अगर 1000 दिया जा रहा है, तो इसमें कई तरह के सवाल कि ये पैसा अरबों कहाँ से आएगा। आएगा, पैसा जरूर आएगा। अगर हमें दृढ़ संकल्प है, संकल्पित है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम लोग अगर चाहते हैं कि मैया को मजबूत करें, महिलाओं को सशक्त करें, तो सोर्सेस भी बनेगा, है ना। राज्य की जनता हेमंत और कल्पना की जोड़ी को हिट मानती है, इसको आप कैसे डिफेंड कर पाइएगा। जनता इसके विषय में जानना चाहती है, जो बहुत हिट रही, और कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन एक आइकॉन बन के आई आम जनता के लिए, इसके विषय में। देखिए, ये तो वाकई बहुत ही आश्चर्यचकित का विषय बनी हुई है कल्पना सोरेन की। एक गृहस्थ जीवन जीने वाली, बच्चा परिवार संभालने वाली, अचानक से हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला जाता है, और जो दायित्व उनके ऊपर आया, वो जब फील की कि नहीं, हमको अब बागडोर संभालना पड़ेगा, तब वो फ्रंट में आई और इस तरह से संभाली कि वो वाकई तारीफ़ काबिल है। कितना भी बोला जाए शब्द कम होगा। तो काम तो किया मैजिक, उनका भी मैजिक काम किया है, हेमंत सोरेन जी का भी मैजिक काम किया है। देखिए, बात मेन जो होता है ना, काम करने का, अभी की जनता बेवकूफ़ नहीं है, चाहे कोई भी राज्य हो। आपको जनता के लिए काम करना होगा। अगर हेमंत सोरेन जी के पास अगर वो उस तरह का योजना नहीं होता, व्यू नहीं होता, आप समझ रहे हैं कि किशोरी समृद्धि योजना, आप अगर एक घर को देख ले तो छोटी बच्ची से लेकर के, महिला से लेकर के, वृद्ध से लेकर के, किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के, हर एक चीज का योजनाबद्ध तरीके से जो प्लान करके जो योजना लाया गया, तो वो कहीं ना कहीं तो जनता को टच करेगा ना। अब है कि आप उसको जनता तक कितना पहुंचा पाते हैं, उस मैसेज को कितना दे पाते हैं, तो वो मैसेज पहुंचाने में कल्पना जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैडम, धनबाद, झरिया और बघमारा, ये 3 विधानसभा में गठबंधन का जो भी उम्मीदवार था या कांग्रेस का, उससे परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं रहा, इस पर आपको क्या कहना है। देखिए, इस पे तो मंथन करने का वाकई ज़रूरत है, क्योंकि 3 कांग्रेस का सीट को खो देना
ये दुर्भाग्यपूर्ण बोलेंगे हम। कांग्रेस को इस पे मंथन करना चाहिए, खासकर धनबाद का जो सीट है हम लोग का कुल पे। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो कांग्रेस परफॉर्मेंस खराब नहीं किया है। पिछले बार कांग्रेस की सीट 18 थी, इस बार 16 सीट लाया है, तो कांग्रेस भी खराब नहीं किया। आरजेडी भी 5 से 4 सीट लाया है, माले भी 2 सीट लाए हैं। तो गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थी गठबंधन में, परफॉर्मेंस ओवरऑल सबका बढ़िया रहा। बट धनबाद का तीनों सीट खोना कहीं ना कहीं सवाल क्रिएट करता है। तो कांग्रेस को थोड़ा सा धनबाद का जो संगठन है उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श होना चाहिए, मंथन होना चाहिए कि कहाँ पे चूक हो जा रहा है कि धनबाद का सीट हम लोग हमेशा खो रहे हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। धन्यवाद।